सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग ईद स्पेशल शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं बज़ात ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब। बग़ैर किसी तारुफ़ के मैं स्ट्रेट अवे उनकी तरफ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मिजाज बख़ैर सर। सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से, हमारे नाज़रीन की तरफ से आपको ईद की बधाई मुबारकबाद आपको देते हैं। कैसा रहा आज का दिन? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम नाज़रीन को आपके चैनल की तरफ से ईद मुबारक। मैंने ईद का और कोई प्रोग्राम किया नहीं, लिहाजा आपके चैनल से मैं सारे हमारे नाज़रीन जो हैं और जो जिन्होंने दुआएं की मेरे पीरियड में जो मैं कोविड-19 में था उनके लिए, और जिन्होंने दुआ नहीं की उनके लिए भी उनको सबको मैं ईद मुबारक कहना चाहिए। थैंक यू सर। किस्मत का इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल होता है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ यूँ रहा है कि जब कभी किसी बड़े आदमी का इंटरव्यू किया, उसने या तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है या दोबारा दर्शन नहीं दिया। आप वो गालिबन पहली हस्ती हैं जो दूसरी मरतबा मेरे प्रोग्राम में अपीयर हो रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये मुझे बताइए, लास्ट टाइम जब आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए थे उस वक्त आप गवर्नर नहीं थे, आप एक पॉलिटिकल वर्कर थे। आज आप गवर्नर सिंध हैं और गवर्नर सिंध भी एक कुछ ख़ास गवर्नर सिंध हैं। ख़ास क्यों, वो आगे चल करके हम बात करेंगे। कैसी लग रही है तब्दीली? अ लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज़ मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर एज अ वर्कर शुरू किया था और मैं आज भी अपने आप को एक पॉलिटिकल वर्कर ही तस्वर करता हूँ। मैंने खान साहब के साथ कोई 22 साल पहले जब पार्टी बन रही थी तो मैं उन चंद लोगों में से था उनके साथ जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी और उसको लेके चले। आई वॉज़ वेरी यंग दैन। लेकिन उसके बाद से जो वो कहते हैं ना कि आपके खून में शामिल हो जाता है वो, तो इट्स इन माई ब्लड। तो कई बार इस ओहदे की वजह से अपने आप को ज़ब्त करना पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जिनका बड़ा बरमला जवाब दे सकते हैं वो नहीं दे पाते हैं, फिर आपको अपने ओहदे का ख्याल करना होता है। तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करता हूँ कि सिंध हुकूमत के साथ वफाक के जो मामलात हैं वो स्मूथ तरीके से सेल होने चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि बेसिक मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि जो भी पॉलिटिकल एंगलिंग हो या जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो उनको बालाए ताक रख के जो सूबा सिंध की प्रोजेक्ट्स हैं, जो सूबा सिंध की ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों सियासत में पड़ने की वजह से फंस ना जाएं, उसमें मैं कोई ब्रिज का किरदार अदा करूं, कोशिश करूं कि वो प्रोजेक्ट्स निकल जाएं जो मैं अपनी प्राइम जिम्मेदारी समझता हूं। राइट। गवर्नर इमरान इस्माइल की ईद एक बिजनेसमैन इमरान इस्माइल की ईद से कितनी मुख्तलिफ है या कितनी मुश्किल है? फैमिली लाइफ कितनी डिस्टर्ब हुई है और फैमिली ने किस हद तक जो है वो रिजेंटमेंट का इजहार किया है? नहीं, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं हुई, इसलिए कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारूँ जो इस ऑफिस से फ्री होने के बाद मुझे मिलता है। मेरे बच्चे दे आर इन अ ग्रोइंग एज, दोनों को मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है। मेरी बेटी भी टीन एज में है, मेरा बेटा अभी 19 है। तो दोनों को इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत होती है बच्चों को कि वो उनको गाइडेंस मिले, वरना खुदा न खास्ता कोई गलत पाथ पे चले जाते हैं। तो कोशिश करता हूँ उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारूँ, उनको जो भी मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं उनको मैं वो बताऊँ। हमारे दीन की रोशनी में जो चीज़ें हैं वो आजकल थोड़ा सा जो हमारी नई जनरेशन है वो दीन से इतनी आशना नहीं है, इतनी होनी चाहिए थी। और मैं उसमें सबसे ज़्यादा अपनी गलती तस्वर करता हूँ कि हमारी गलती है। जब हम अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग उनकी कर रहे होते हैं तो हमें उनको दीन से रुशनास कराना है, हमें उनको नमाज, रोज़ा, ज़कात, खैरात, जिहाद, इन सब चीज़ों का हमने उनको बताना है। और जहाँ कमी रह जाती है वो हमारी कोताही की वजह से है। तो कोशिश करता हूँ कि वो जो कोताहियाँ मेरे से हो गई हैं, पीछे रह गई गलतियाँ, उनको ठीक करूं और बच्चों को प्रॉपर तरीके से आगे लेके चलूं। ईद पर नॉर्मली प्रेफरेंस आपकी क्या होती है खाने पीने में? कोई ख़ास मतलब शीर खुरमा, सेवैयाँ, मिठाई, गुलाब जामुन, क्या? नूर, मैं आई एम अ फूडी। अच्छा। हाँ, मुझे बड़ा पसंद है खाना। और पूरे कराची का आप समझ लें कि चप्पा चप्पा मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ के बन कबाब ज़्यादा अच्छे होते हैं, कहाँ के चना छोले अच्छे होते हैं, किधर के वहीद के कबाब खा लें, बंस रोड चले जाएँ कि रियाज मस्जिद, वो सारी चीज़ें। तो वो और क्योंकि रमज़ान के फ़ौरी बाद ईद का मौका एक ऐसा होता है कि जिसमें आप
हर वक्त आप कोई ना कोई मेहमान विज़िट कर रहा होता है या आप कहीं जा रहे होते हैं, वो खाने पीने का सिलसिला चल रहा होता है। बट कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ा लूँ, क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ गया है, एक्सरसाइजेज इतनी कढ़ाई देख करके कैसे रोकते हैं अपने आप को? नहीं, रोकने की क्या ज़रूरत है, हराम थोड़ी है, जायज़ चीज़ है, खा लें। सर आप मिल गए हैं तो इसी मौके को गनीमत जानते हुए कुछ ज़ाहिर है कि आपकी ज़ाती पसंद नापसंद के अलावा कुछ सियासी गुफ्तगू भी यकीनन करेंगे, लेकिन उससे पहले म्यूज़िक वगैरह से कोई शगफ़ ज़ाती हैसियत में? म्यूज़िक से बहुत लगाव है। किसको सुनते हैं? मैं सबको, मुझे मेहदी हसन बहुत पसंद है, गुलाम अली बहुत पसंद है, जगजीत सिंह बहुत पसंद है। अच्छा, आपको भी जगजीत सिंह पसंद है। गुड। जगजीत सिंह की कौन सी गज़ल आपको सबसे, आपको लगता है कि अगर ये ना गाता तो मज़ा नहीं आता? जगजीत का जो स्टार्ट था वो ये बारिश, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, वो दैट वाज द स्टार्ट जहाँ से जगजीत साहब ने स्टार्ट किया। उसके बाद ही नेवर स्टॉप्ड। और जगजीत की जो एक खुसूसियत थी ना कि वो कोई बहुत बड़े शायरों के पीछे नहीं गए। कलाम उन्होंने एक ऑर्डिनरी शायर का भी उठा के और उसको कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। तो मैंने कई शायर ऐसे हैं जिनको मैंने जगजीत की गज़ल सुनने के बाद पढ़ा, तो मुझे यानी पता ही बाद में चला कि अच्छा ये भी कोई शायर है, और फिर मैंने उनको पढ़ा। ये मेरी कम अकली कह लें या वो कह लें कि लाइल्मी कह लें कि मुझे इल्म नहीं था उन शायर हज़रात का, जो मैंने जगजीत की गज़लों के बाद, बिसाइड्स ये कि जब जगजीत साहब ने हमारे मिर्ज़ा गालिब का जो उन्होंने किया वो दैट वाज अ फैबुलस थिंग, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर शायरों में हमारे पास तो बेइंतहा पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए, परवीन शाकिर, फैज़ अहमद फैज़, कमाल शुरा। आपने ख़ुद भी म्यूज़िक के मैदान में तब आजमाई की, आपका मशहूर ज़माना एक ही बार, वो कैसे आपके जहन में ख्याल आया और इत्तेफाक से कि वो तजुर्बा वो इत्तेफाक से कामयाब हुआ था या उसको कामयाब होना ही था? नहीं, इत्तेफाक से ही कामयाब हुआ था। मैंने जब वो बनाया ना तो इट केम आउट वेरी गुड एंड आई वाज नॉट सपोज टू सिंग इट। मैंने जो ये करके, मैंने हमारे दोस्त थे उनको मैंने कहा था कि तुम इसको गाओ, तुम लोग सिंगर हो, इसको रिकॉर्ड करो। तो उन्होंने कहा आप एक लाइन बीच में ये कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो दैट वाज अ डिफरेंट आइडिया। मैंने कहा चलो, शौक तो था गाने का, मैंने कहा ट्राई करता हूँ। जब मैंने स्टूडियो किया रिकॉर्डिंग के लिए तो उन्होंने एक लाइन के बजाय वो कहते रहे अच्छा ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, तो वो पूरा गाना ही उन्होंने मेरे से करा दिया। यूँ हादसाती तौर पे आप गुलकार? हाँ, उसके बाद मैंने एक हफ्ते तक उसको रोक के रखा, रिलीज़ नहीं किया। आई वाज थिंकिंग डे एंड नाइट कि किसी पॉलिटिशियन ने गाना नहीं गाया, किसी स्टेट्समैन ने गाना नहीं गाया, तो शुड आई डू इट और नॉट डू इट। तो बड़ी कन्फ्यूजन में फिर एक दिन संडे को मैंने दोपहर को 12 बजे मैंने उसको उठा के, लेकिन उस वक्त जो माहौल, जो फ़िज़ा बनी हुई थी, आपकी ये चीज़ हाथों हाथ इन कैश भी हो गई। वो यूं कि नवाज़ मुखालिफ एक माहौल बना हुआ था, पीटीआई एक जो वर्कर था वो चार्ज था, वो गाना उसने हाथों हाथ लिया और वो गाना हर जलसे की पूरी कैंपेन इस पर रन। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी सोचा था? एक नुकसान मेरा ये था कि जलसों में मेरी स्पीच खान साहब ने ख़त्म कर दी थी और वो कहते तुमने स्पीच नहीं करनी, तुमने गाना गाना है। लेकिन उसका एडवांटेज ये हुआ कि इमीडिएट खान साहब की स्पीच से पहले वो गाना होता था। हाँ। तो वो बिल्कुल पीक और प्राइम टाइम होता था वो सारा। तो वो उसका एक एडवांटेज भी था, डिसएडवांटेज भी था, पर आई वुड से मोर उस वक्त वो जो एक कैफियत थी एक आम आदमी की, जो अपनी आंखों में तब्दीली की ख्वाब सजाए हुआ था, जिसको बस ये था कि अब नवाज़ जाएगा और इमरान जब आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप और दीगर लोग जो ग्रास रूट से निकल कर के आए हैं, एक आम मिडिल क्लासिए के मसाइल को समझते हैं, वो गवर्नर हाउसेस में खो करके नहीं रह जाएंगे, महव होकर के नहीं रह जाएंगे। उसे एक आम आदमी की ज़रूरत का, उसकी कैफियत का अंदाज़ा होगा। क्या ये सब कुछ हो सका? बिल्कुल हुआ। मैं तो आपको ये बताऊं कि जितनी तकलीफ़ मुखालफिन को मेरी मूवमेंट से है कि जी आप मिट्टी क्यों जा रहे हैं, मिटियारी क्यों जा रहे हैं, आप लड़काना क्यों जा रहे हैं, फ़लाँ जगह क्यों जा रहे हैं, उनका दिल करता है कि मैं इधर ही गवर्नर हाउस में बैठूँ, इस लाविश लाइफ को एंजॉय करूँ। मेरा मन करता है कि मैं ब्रेक फ्री करूँ, निकलूँ बाहर, हर एक के पास रीच आउट करूँ। और यही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक्सपेक्ट भी करते हैं मेरे से कि क्योंकि सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो वफाक की हुकूमत से मुख्तलिफ जमात है, वो अपना एक मंशूर रखते हैं, अच्छा या बुरा वो उसकी बात की बात है, लेकिन उनका मंशूर हमारे मंशूर से फ़र्क है, तहरीक इंसाफ के मंशूर से फ़र्क है। और जो फेडरल प्रोग्राम्स हैं उसको उस तरह से ओन नहीं करते जैसे करना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो एहसास का प्रोग्राम था, कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का,
वहाँ पे उस तरह से नई मॉनिटरिंग हुई जैसे बाकी सूबों में हुई। कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर मैं आपको दूँ तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तुमने अपना हर जो इलाके हैं जहाँ पे मेन जगह पे ज़रूर चले जाओ और एहसास के सेंटर्स में जाके देखो कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम था ये सोशल सर्विस का, जो खान साहब ने एहसास प्रोग्राम से कैश डिस्ट्रीब्यूशन की है। मैंने सिंध में कोशिश की हर जगह जाने की और उसके बाद मुझे फिर ये कोविड हो गया तो मैं जा नहीं सका। अब ईद के बाद मैं अपने दौरे दोबारा इंशाल्लाह रखूँगा और जाऊँगा। आई विल ट्राई टू रीच आउट पीपल। मैंने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में जो सिंध का गवर्नर हाउस हमारा, सबसे पहले हमने पब्लिक के लिए खोला, आज भी खुला हुआ है। यहाँ सुबह से शाम तक लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। हमने रिस्ट्रिक्शन ये रखी हुई है कि फैमिलीज़ के साथ आएंगे, खाना पीना नहीं लेके आएंगे, कोई यहाँ क्रिकेट नहीं होगी, बट दे कम अराउंड, घूमते फिरते हैं। स्कूल के बच्चे हर रोज़ आते हैं यहाँ पे। हमारे पास लाइनअप है अगले 3 महीने तक, स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। 2-2 स्कूल 3-3 स्कूल रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। यहाँ नीचे ये बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। यहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान, यहाँ पे उन्होंने ओथ लिया था। अभी ये प्रोग्राम के बाद मैं आपको नीचे दिखाऊंगा एग्जैक्टली वो जगह जहाँ पे कायद-ए-आज़म ने खड़े होकर ओथ लिया था। कायद की वो कुर्सी जो ओथ लेने के बाद जिस पे वो बैठे, वो आज तक हमारे पास प्रिजर्व्ड है। कायद का ऑफिस एज इट इज़ है जैसे उनका था जब वो गवर्नर जनरल बने थे। उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, उनकी सेफ्टी रेजर, उनकी पर्सनल तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो आर्काइव में है हमारे पास, जो आपने शायद देखी नहीं हो कायद की इस तरह की, कि बीच पे वो बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं और राइडिंग कर रहे हैं उस तरह की। और उनके जो बर्तन थे, कटलरी, क्रॉकरी, उनके कलम, दवात, हर चीज़ उसी तरह हमने प्रिजर्व करके नीचे रखी है। इट्स एन ट्रीट टू वॉच, जिसको बच्चे आके ना रिलेट करते हैं कि अच्छा यार ये कुर्सी जिस पे कायद-ए-आज़म बैठते थे, ये टेबल जिस पे यूज़ करते थे, ये उनका ऑफिस था, ये एंट्रेंस थी, एग्जिट थी, इस तरह की सारी चीज़ें। कायद बीइंग अ वेरी टेस्टफुल पर्सन, आज भी उनकी जो चीज़ें आप देखते हैं तो रश करता है आदमी के, क्या ज़बरदस्त टेस्ट था ये। सर वैसे तो ईद का मौका है, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, लेकिन वो नूरुल आरिफीन नहीं किया जो मीठी बात में काम खत्म कर दे। नहीं चले मीठी बातों से शुरू करते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, मौसीकी के अलावा फिल्मों से भी शगफ है, किसकी फिल्में देखना पसंद करते हैं? फिल्में सारी देखता हूँ मैं। हिंदुस्तान की छोड़ नहीं देखनी, अब देखनी छोड़ दी। कौन पसंद था अदाकारों में, अदाकाराओं में था? वहीद मुराद वॉज माई फेवरेट। ये पाकिस्तान मैंने बचपन से वहीद मुराद को बड़ा हीरो तस्वर किया। आई रियली लाइक हिम। आज भी मेरा दिल करता है मैं कभी कभी बैठ के उनकी पुरानी फिल्मों के गाने यूट्यूब पे लगा के देखता हूँ। तो ही वॉज माई वन ऑफ द फेवरेट। अब आजकल शान है हमारा बड़ा अच्छा, ग्रेट हीरो। और शान की एक बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हीरो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, कई बार उसको इंडिया से ऑफ़र आई, एंड ही डिक्लाइंड जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू बी अ पाकिस्तानी के पाकिस्तान में ट्रू पैट्रियट। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये दो मुझे बड़े ज़बरदस्त। इंडिया में अगर आप देखा करते थे मूवीज़ तो किसकी देखते थे, मेल फीमेल? हमारे आमिर खान इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फेवरेट एक्टर्स इन इंडिया। आमिर खान जब यहाँ आए थे तो खान साहब ने मुझे ऑफिशियली डेजिग्नेट किया था कि मैंने आमिर खान को केटर करना है। ड्रीम कम ट्रू। तो आमिर खान जी यहाँ पे रुके थे आके। फिर वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। आमिर खान ने कहा मुझे अपने मामू से मिलने जाना है, तो मैंने कहा एड्रेस दो। तो उन्होंने एड्रेस दिया। तो गुलशन इकबाल के कोई छोटे से इलाके में जो अपार्टमेंट में उनके मामू रहते थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम मिलने चले गए, खान साहब भी साथ थे, उनके मामू से मिलने चले गए। शौकत खानम का फंड रेजर था वो। अच्छा। उनके मामू से मिलने चले गए। जब हम गए तो ज़ाहिर है पूरा मोहल्ला इलाका पूरा बाहर निकला हुआ था। तो जैसे हम जाके बैठे तो मामू उनके ना थोड़ा रूहान से हो गए, रोना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा मैं तसव्वुर नहीं कर रहा था कि तुम आओगे। तो उसने कहा नहीं मैंने आना था। उन्होंने कहा कि अगर तुम ना आते तो पता नहीं शायद मैं तो खुदकुशी कर लेता। उन्होंने कहा क्यों जी? उन्होंने कहा पूरा मोहल्ला मेरा मजाक उड़ाता था जब मैंने लोगों को बताया कि मेरा भांजा है। तो एवरीबडी यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। तो मेरी बस इज़्ज़त इसी में थी कि अगर तुम आ जाओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो फिर मेरे पास और दूसरी चॉइस नहीं है कि मैं सोसाइटी में मुंह नहीं दिखा सकता। तो बेचारा इट वॉज़ वेरी नाइस ऑफ हिम। फिर उन्होंने आमिर ने अपना जो उनका लगान मूवी का जो बैट था वो यहाँ ऑक्शन किया और
पाकिस्तानियों ने भी माशाल्लाह बड़ा दिल दिखाया कि वो बैट किसी ने 60 लाख या 70 लाख का उस वक्त ख़रीदा और सारे पैसे शौकत खान को डोनेट किए। तो देर आर पीपल जो इस तरह के हैं जो पाकिस्तान से दोस्ती का ख्वाब रखते हैं, जो ट्रू फ्रेंडशिप पे बिलीव करते हैं। सर आप अभी थोड़ी देर पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र फरमा रहे थे। कायद-ए-आज़म को उनके बदतरीन मुखालिफ भी कंट्रोवर्शियल नहीं कह सकते। सिंध के इस गवर्नर हाउस में जब से आप मुतमक्किन हैं इस मसनद पर, तब से फ़रीक़ मुखालिफ ने आपको कंट्रोवर्शियल बना रखा है। इस बात का इदराक आपको बखूबी होगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शाज़ व नादिर, कोई बयान शाज़ व नादिर ऐसा हो जिसमें आपके हवाले से कोई नेगेटिव बात ना की जाती हो। ये कंट्रोवर्सी आपने ख़ुद ख़रीदी है और आपको ये एहसास है कि जो पंजाब में एक ज़माने में सलमान तासीर मरहूम का इमेज बन गया था एंटी नून लीग और वो सीने पे मूंग दलने के काम आया करते थे, उसी तरह से आज आपका इमेज बन गया है और आप पीपल्स पार्टी की आंखों में खटकते हैं। वजह क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब से मैं गवर्नर बना हूँ, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंगिंग टू पीपल्स पार्टी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया इस बात को। और स्पेशली कुछ मेरे ओपोनेंट्स ऐसे थे जो इलेक्शन में भी मेरे मुखालिफ थे, आमने सामने इलेक्शन लड़े इस तरह के, शायद दे कुडंट गेट ओवर विद इट, द डिफीट दे गॉट, दे कुडंट गेट ओवर विद इट। और जब भी आप पॉलिटिकल लोग इस तरह बैठ के अगर गवर्नर को बुरा भला कहते हैं, मेरे पास रिटेलिएट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर पाता जिस तरह से अगर मैं गवर्नर ना होता तो करता, या जैसे मैं किया करता था जब गवर्नर नहीं था। तो लेट्स पुट इट दैट वे। So I have tried to behave in a manner which is requirement of this environment, या इस जगह की जो एक अपनी requirement है कि how governor should behave, तो मैं उस तरह की कोशिश करता हूँ, उसे कमज़ोरी ना समझें। और मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि मुझे वफाक से ये ज़िम्मेदारी कह लें या वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि कोई कन्फ्रंटेशन सिचुएशन इस घर से नहीं होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अगर मैं कोई स्टैंड लेता हूँ तो इम्प्रेशन उधर ये जाता है कि जी ये बिला वजह हमारे साथ पंगा कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर कोई बिल ऐसा आता है जो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है और उसको मैं ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेजता हूँ, तो उसे कंसिडर किया जाता है कि जी ये वफाक जो है हमारे साथ कोई दानिस्ता तौर पे ऐसी चीज़ कर रहा है। अभी जो ऑर्डिनेंस आया था मेरे पास जिसको मैंने ऑब्जेक्शन लगा के वापस किया, और वो ऑब्जेक्शन सिंध गवर्नमेंट ने रिमूव किए फिर, यानी सिंध गवर्नमेंट ये कह रही थी कि बिजली और गैस के बिल वो माफ़ कर रहे थे या डिस्काउंट कर रहे थे उनको, जो कि आपके इक़दार इख्तियार में ही नहीं हो, तो वफाक के हैं। वफाक प्रोड्यूस करता है, वफाक बेचता है, आप कैसे माफ़ कर सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता ना नूरुल्लाह कारफीन के मैं अनाउंस कर दूं कि आपकी सारी तनख्वाह जो है मैंने चैरिटी में दे दी। मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो आपके जो बोल न्यूज़ के ओनर्स हैं वो करेंगे या आप करेंगे उनके साथ मिलके। मैं तो नहीं कर सकता, बल्कि आपके ओनर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि तनख्वाह आपकी है, आपका हक है, आपकी मर्ज़ी, आप चैरिटी में दें ना दें। तो वो मैंने फिर उनको वापस किया, तो वो उसके बाद वो करेक्ट हो के आया, मैंने उसी दिन उसको साइन करके इशू कर दिया, वो ऑर्डिनेंस हो गया। ये पहला ऑर्डिनेंस था जो मेरे इस 2 साल के टेन्योर में सिंध हुकूमत ने दिया। बिल्स काफ़ी भेजते रहे, मैं उन बिलों के ऊपर अक्सर असेंट दे देता हूँ, अक्सर डिसेंट भी करता हूँ बिलों को, और वो उसको ज़ाहिर है कि वो एक ड्यू प्रोसेस है कि वो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो दोबारा भेजते हैं, और वो इतना ही टाइम होता है कि आप उसको रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रोक पाते। इनकी ख्वाहिश ये होती है कि जी जैसे ये भेजें फ़ौरी तौर से बस मैं उसको साइन कर दूँ। वो नहीं हो सकता। मैं उसको पढ़ूँगा, मैं लीगल उसके एडवाइस लूँगा, मैं वफाक से बात करूँगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ से एडवाइस लूँगा, फिर जो मुझे समझ आएगा उस हिसाब से मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा। सर, इसी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से इसके बतन से एक सवाल ने जन्म लिया। ये सवाल मैंने अपने शो में भी उठाया और आज आप चूँकि मुयस्सर है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस ऑर्डिनेंस से एक चीज़ तो वफाक की वाज़ेह हो गई कि वफाक की ओनरशिप है ये बिजली के सारे मामलात पर। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी वफाक में, तब यहाँ की एक कंपनी कराची इलेक्ट्रिक, उस वक्त MQM, ANP, वॉट एवर यू कॉल इट, मतलब कोई भी आप नाम ले लें, सबकी मिली भगत से कराची का
इस्तेहसाल हुआ, सब इसके बाज़ाब्ता ज़िम्मेदार हैं। जब कराची इलेक्ट्रिक के मामलात में मुदाखलत के लिए दुहाई दी जाती थी तो उस वक्त वफाक में होने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। अब जब वो सूबे में महदूद होकर रह गए, तब जब उनसे मदद की अपील की जाती है तो वो कहते हैं कि ये वफाक का मामला है। वफाक की तरफ देखा जाता है तो वफाक भी अनफॉर्चुनेटली उस तरह से इंटरवीन नहीं करता जिस तरह से एक बिल की सूरत में आपकी इंटरवेंशन सामने आई, जिसके बाद ये ऑर्डिनेंस बनाया गया। सर, के इलेक्ट्रिक की बिजली और के इलेक्ट्रिक का जो एक कंज्यूमर है, आपको ख़ुद ज़ाती तौर पर अंदाज़ा होगा कि ये कितना एक हीटेड मामला है, कितना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें कोई आकर के अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेता? इसमें क्यों सियासी लोगों को खुल खेलने की गुंजाइश मिलती है? ज़रा कुछ इस बारे में अगर बताएं। देखिए, वफाक ने बिजली और गैस के बिलों में बड़ी रियायत दी है लोगों को। ये कोविड-19 के जो रिलीफ था, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था उसमें, और उससे बहुत सारे जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको फ़ायदा भी उससे पहुंचा है। जहाँ तक के इलेक्ट्रिक की बात है, मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से कुछ ज़्यादतियाँ हैं जो मैंने वज़ीर आज़म साहब से बात भी की है, और मैं इंशाल्लाह, अभी आपने दोबारा मुझे कहा है तो मुझे फिर ख्याल आया कि मुझे शायद इसको फॉलो मज़ीद करना चाहिए कि जो इन्होंने बिलों के ऊपर जो एडिशनल चार्जेस लगाए हैं, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है, जिससे एक छोटा घर वाला भी परेशान है, इसको हमने करना है। मैंने के इलेक्ट्रिक के जो इंतज़ामिया है यहाँ पे, CEO और इनके चेयरमैन, उनको मैंने बुलाया भी है ईद के फ़ौरन बाद, और कुछ यहाँ से जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको साथ बिठा के मैंने उनसे बात करनी है कि ये जो बिलिंग के मामला हैं इसको फौरी तौर से करेक्ट इनको करना पड़ेगा, वरना ये मामला बढ़ जाएगा और इनके बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ख़ुद के इलेक्ट्रिक को। मैं इसमें इंशाल्लाह नेपरा को भी इन्वॉल्व करूँगा कि क्योंकि नेपरा के दायरा इख्तियार में है ये के इलेक्ट्रिक, कि वो भी इस चीज़ का नोटिस लें और फौरी तौर से इसको के इलेक्ट्रिक को हिदायत जारी करें कि जो एक्सेस बिलिंग का मामला है इसको फौरी तौर से हैंडल किया जाए। सर, एक मुंसलिका सवाल इससे और भी है कि इलेक्ट्रिक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पाकिस्तान बन गई अनफॉर्चुनेटली। कराची में बारिश हो या कोई और मामला हो, कराची में कराची के लोगों, बच्चों, अमवात का होना लाजमी है। उसके बाद नेपरा एक सो कॉल्ड एक्शन लेती है, 10 लाख 5 लाख जुर्माना होता है। अरबों रुपए का मुनाफा कमाने वाली एक कंपनी, सर उसके लिए जुर्माने की हैसियत रखती है? इसका मतलब है कि मेरी और एक आम आदमी की ज़िंदगी के इलेक्ट्रिक के CEO और उसके MD के रहमो करम पर है, और उसके बाद कोई उसको चैलेंज भी नहीं करेगा। ना उससे स्टेट पूछनी है, ना उससे गवर्नमेंट ने पूछना है, ना प्रोविंस ने पूछना है, ना फेडरेशन ने पूछना है। कितने लोग कराची के, कितने बच्चे, कितने जवान के इलेक्ट्रिक की बेहिसी की नज़र हो चुके हैं। एक बच्चा जो ख़ुद मेरे पास, जिसके वालिद का कॉल आया, मैं ख़ुद चल करके एक मिनिस्टर साहब के पास गया, यू बिलीव मी, जब मैं उस ऑफ़िस में दाखिल हुआ हूँ तो पता चला कि उस बच्चे के बाप को वहाँ पहले से बैठाया हुआ था, 15 लाख के डॉक्यूमेंट पे साइन करा चुके थे। वो 7 बच्चों का अकेला सहारा, वो अपने एक बच्चे के ऊपर 15 लाख रुपए के ऊपर अगर अपना ज़मीर फरोशी ना करता, अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना करता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ज़मीर फरोशी कह रहा हूँ, तो और क्या ऑप्शन उसके पास था? सर, ये क्या हो रहा है यहाँ? नहीं, ये तो बड़े अफसोस की बात यह है कि जो आपने जो वाक़या जैसे बताया कि लोगों के पास ऑप्शन दूसरा कोई नहीं होता, उसको उसके आसपास वाले लोग भी ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि कहाँ जलीलो ख्वार हो गए, किधर कोर्ट के धक्के खाओगे, सिस्टम तुम्हें चलने नहीं देगा, के इलेक्ट्रिक एक जिन है, तुम एक छोटे से चूज़े हो, तुम्हें तो खा जाएंगे ये, तो तुम क्या करोगे? बस ये जो मिल रहा है ये ले लो, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी करके आगे बात को बढ़ा दो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये जब हुआ था, बारिश में लोगों की अमवात हुई, तो हमने के इलेक्ट्रिक को काफ़ी सख्ती से इनको वार्निंग भी दी, उनको बुलाया, और तो इन्होंने ये एक दूसरी तरफ डाल देते हैं कि जी ये जो केबल जा रही हैं, ये केबल की वजह से हमारी वायर्स डिस्टर्ब होती हैं। फिर वो कहते हैं जी क्योंकि सड़क पे पानी खड़ा हो जाता है और पोल हमारे उसके हैं, मेटल के हैं, तो वो इलेक्ट्रिक्यूट होना शुरू हो जाते हैं लोग उसके अंदर, और पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो रहा। लिहाजा आप कंटोनमेंट से बात करें, वो कंटोनमेंट वाले कहते हैं जी ये हमारा नहीं है, ये आप फलाने से बात करें, वो KMC से बात करें, KMC वाले कहते हैं जी हमने ठीक किया था, फिर इसके ऊपर वो रोड जिन्होंने बनाया वो उन्होंने गड़बड़ कर दी, नाला बंद कर दिया। एक वो विशेष साइकिल चलता रहता है, कहीं आप पकड़ आपके हाथ में नहीं आती कि किधर से किसके साथ किसने ज़्यादती की। तो ये मामला एक गड़बड़ है जिसको हमें बड़े गौर और फिक्र के साथ इसको देखना पड़ेगा। उम्मीद की जा सकती है आपके इस बात से कि अब दोबारा खुदा न खास्ता इस तरह का कोई सानिया नहीं होगा? मैं नहीं, ज़ाती इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, उम्मीद ही की जा सकती है, कोई गारंटी आपको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जगह जगह पे आज भी हमें यानी जो जिस तरह की वायरिंग
नज़र आती है शहर में। अगर आप चले जाएं गुलशन इकबाल की तरफ आप निकल जाएं और जो ब्रिज से पहले लेफ़्ट की तरफ आप देखें तो दिमाग चकरा आ जाता है कि अगर कोई एक वायर इसमें से ठीक करनी हो तो वो कौन सी पकड़ेंगे, कहाँ से कैसे पकड़ते होंगे, वो कौन से एक्सपर्ट लोग हैं जो इसको ठीक करके चला भी देते हैं, और वो जितना जंजाल उसके ऊपर एक एक पोल के ऊपर बना हुआ है वो कैसे ठीक होगा, ये वायरिंग कब अंडरग्राउंड होंगी, ये शहर की ब्यूटिफिकेशन भी ख़राब करती है। मुअम्मा है ये समझने का न समझाने का। नाज़रीन, गवर्नर सिंध हमारे साथ बदस्तूर मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोविड का तस्करा आप किए लेते हैं, आप उन लोगों में से हैं जो इससे मुतासिर भी हुए। आपको डे 1 से जो मैंने मॉनिटर किया, आपने हमेशा ये कहा कि ये एक वायरस है, ये एक वबा है, ये किसी को भी लग सकती है, लेकिन इसका मतलब मौत नहीं है। मैं अपने चैनल पर, अपने प्रोग्राम में, आरफी नामा में और दीगर हवालों से मैं इस बारे में आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ। मैं शायद उन चंद आवाज़ों में से हूँ जो इसके ख़िलाफ़ हमेशा बोले, जिन्होंने हमेशा आपके इस ख्याल की तायीद भी की है। सर, सिंध हुकूमत हमेशा हमें इज़राइल अलैहिस्सलाम से डराने की कोशिश करती है। वो ये बताती है कि अगर ये वायरस हो गया तो पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। एक दूसरी बात, सर, यही सिंध गवर्नमेंट नहीं थी जो कराची में 90 की दहाई में सड़कों पर लाशें पड़ी होती थीं और 100 आदमी की विकेट एक दिन में जारी होती थी, मगर किसी की कान पे जूं नहीं रेंगता था। थर में बच्चे मर गए, वो पार्टीज़ की तस्वीर आज भी नेट पे मौजूद है। हीट स्ट्रोक में जहाँ हुआ, कुत्ते के कांटे से जो मर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है, लेकिन कोविड से बचाना है। देखिए, मैं एक चीज़ तो आरफिन भाई, आपको एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताना चाहता हूँ, शायद इससे हमारे जो दोस्त यार हैं नाराज़ भी हों। एज यूजुअल ये जो कोविड-19 या कोरोना जो है ना, और इसका जो लॉकडाउन है, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन स्पेसिफिकली, लॉकडाउन इज़ अ फैशन, फैशन सिंबल है। क्योंकि न्यूयॉर्क बंद है, क्योंकि लॉस एंजलिस बंद है, क्योंकि लंदन बंद है, क्योंकि बर्मिंघम इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में है, क्योंकि रोम बंद हो चुका है, लॉकडाउन में है, पेरिस बंद है, तो लिहाजा हमारा भी शहर बंद होना चाहिए, वरना हम आउट ऑफ डेट लोग महसूस किए जाएंगे कि ये तो अजीब किस्म के। और ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, सारा का सारा लॉकडाउन जो इफ़ेक्ट है वो डिफेंस क्लिफ्टन के ऊपर फोकस्ड है। बिल्कुल ठीक है। आप चलें मेरे साथ मलीर के अंदरूनी इलाके में, आप चलें मेरे साथ शेरशाह चले जाएं, आप कहीं मेरे साथ चलें इलाकों, देखें क्रिकेट भी हो रही है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, दुकानें भी खुली हैं, सारा कुछ हो रहा है। सारा फोकस इधर है कि ये जो एक इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड है उसकी क्योंकि ख्वाहिश है और ये एक पॉपुलर डिमांड है लॉकडाउन की, तो लिहाजा लॉकडाउन किया जाए। मैं आपको गारंटी करता हूँ द डे न्यूयॉर्क ओपन्स, यही सारा क्राउड आपसे कह रहा होगा कि खोलें। तो हम उनके ग़ुलाम क्यों हो गए भाई? हमारा अपना एक अलहदा सेटअप है, हमारा एक कल्चर है। हमें अल्लाह ने इस आफत से, इस बीमारी को उस तरह से पाकिस्तान पे नाजिल नहीं किया है जैसे दूसरी जगहों पे हुआ है। ठीक है, हमारे पास आज भी जो अल्लाह का बड़ा करम है, मेहरबानी मालिक की, कि जो डेथ रेट है इसके ऊपर वो बहुत लो है। वो शायद जो इन्फेक्शन से लोग मरते हैं उससे कम है। मैंने एक रिपोर्ट ट्वीट की थी कि जो कराची में अमवात हैं वो, लेट्स से, मुझे एग्जैक्ट फिगर इस वक्त याद नहीं, लेट्स से कि अगर 400 होती हैं महीने की नॉर्मल नेचुरल डेथ्स जो होती हैं, किसी को हार्ट अटैक से, कोई किडनी फेलियर से, कोई किसी और वजह से, कोई एज के फैक्टर से, वो तकरीबन 400 के करीब। तो जब से ये कोविड-19 का आया है उस अमवात की रेट कम हो गई है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? 400 मरते थे तो 300 मर रहे हैं, 300 के अंदर कोविड वाले भी शामिल हैं। तो व्हाट हैपेंड? व्हाई हैव पीपल स्टॉप डाइंग? क्या हुआ है? इसमें तो रेशो बढ़ना चाहिए था। जो जिनकी नेचुरल डेथ होनी है वो तो होनी है, जिनकी कोविड की वजह से डेथ होनी है वो एडिशनल है। वेयर डिड इट गो? मैं आपसे जो चीज़ प्रूव करना चाह रहा हूँ वो ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में उस तरह से नहीं आया।
हमें अल्लाह ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि जिस वक्त दुनिया शटडाउन की तरफ है, हम वी कैन बिकम अ फूड बास्केट फॉर द वर्ल्ड। दुनिया को हम इस वक्त एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया को हम वो चीज़ें दे सकते हैं जिनको कहीं से नहीं मिल रही क्योंकि दुनिया बंद है। पाकिस्तान कैन राइज। वी हैव टू विजुअलाइज कि हमने पाकिस्तान को किधर ले जाना है। क्या ये 700-800 लोगों की जो बात हुई है, विच इज़ वेरी टेरेबल एंड दर्दनाक है कि जो इस वजह से जिनका इंतकाल हुआ, लेकिन क्या इस वजह से हम पूरा मुल्क शट डाउन करने के मुकम्मल हो सकते हैं? क्या ये इतना बड़ा रेशो आया है कि जिसकी वजह से हमें ये एक झटका लेना चाहिए, इकोनॉमिक झटके की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहले दिन से वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पाकिस्तान कंप्लीट लॉकडाउन का मुकम्मल नहीं हो सकता, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपने शादी हॉल बंद कर दिया, आपने सिनेमा हॉल बंद कर दिया, 144 लगा के चार आदमियों के जमा होने की ममानियत कर दें, सियासी जलसे वगैरह बंद कर दें, दैट्स फाइन। लेकिन जो आपने इस वक्त किया है कि आप कंप्लीट शटडाउन की तरफ चले गए। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हाथ नहीं फैलाना चाहते किसी के आगे, अपने हक हलाल की कमाई से अपना घर चलाते हैं, वो तो मर गया बंदा। डेफिनेटली वो आके आपसे मुझसे तो पैसे नहीं मांगता या राशन नहीं मांगता और घर पे उसके है नहीं। What do you think he should do, या क्या करना चाहिए उसको, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? ये जो अभी कोर्ट ने डिसीजन दिया है, मैं 100% इंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल ठीक डिसीजन दिया है कोर्ट ने। ये कोई मेरे जहन में ये बात समझ नहीं आती मुझे कि जुम्मा हफ्ता इतवार को छुट्टी क्यों होनी चाहिए, कि ये इसमें कोविड आ जाता है और बाकी दिनों में चला जाता है, क्या होता है? जो टाइमिंग है, मैं इससे एग्री नहीं करता कि ये टाइमिंग जो है लिमिटेड टाइमिंग होनी चाहिए। आरफीन, मैं हैरान हुआ हूँ सुन के कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पूरे साल का पैसा जमा करके इस वक्त पे डालते हैं कि ये उनका पीक सेल पॉइंट है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से पूरे साल नए कपड़े नहीं बनाते, सिर्फ ईद पे बनाते हैं। बहुत बड़ी तादाद है। वो बेचारे, उनका तो एक ही ओकेजन है जिसको मार रहे हैं। सर, आपने ज़िंदगियों को बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं समझ सकता हूँ, सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन आप कर रहे हैं, अगर ये फैशन नहीं भी है, ज़रूरत भी है, जैसा कि वो कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें राशन तकसीम का कोई निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी था या नहीं? उसमें पुलिस की जबर तसल्लुत से बचाना लोगों को ज़रूरी था कि नहीं? पुलिस वाले मोबाइल ला के खड़ी कर देते हैं, एक दुकान से 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये की एक दिहाड़ी रोज़ लग रही है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कल भी मैं जब अपने घर जा रहा था तो देखा पुलिस वाले पैसे लेकर के जा रहे थे, वो फूड सेंटर से रोज़ खुल रहा है फूड सेंटर। एक किसी गरीब की बच्ची का जहेज़ बन रहा था, वहाँ ला करके मोबाइल खड़ी कर दी, उससे 5,000 रुपये लेके चले गए। ये ऐसे इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी आपने अभी नाम लिया, रेफरेंस कोट किया। ये नज़र नहीं आ रहा? कलीम इमाम से छुटकारा पा करके और आपने सिस्टम को चलाना था। कलीम इमाम बहुत जो है वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क था, अब आप अपनी पसंद का आईजी ले आए हैं, अब आपने बहुत अच्छा कर दिया है निज़ाम को। ये नीचे ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही? सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चीख रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राशन कहाँ बांटा गया है अरबों रुपए का, कोई जवाब नहीं। देखिए, ये पहले सोचने की चीज़ें थी लॉकडाउन से पहले कि हमने लोगों को राशन किस तरह पहुंचाएंगे, हम उनके घरों तक कैसे पहुंचेंगे। हमने कोशिश की, एक सिस्टम हमने बनाया एक ऐप के थ्रू कि जिससे हमने लोगों को रजिस्टर किया, जिनको कॉल सेंटर के थ्रू हमने रजिस्टर किया। 1,80,000 कॉल्स इस गवर्नर हाउस में आई हैं लोगों की राशन के लिए, जो हम एंटरटेन भी नहीं कर सके। बहुत बड़ी तादाद है। मैंने हमारे कुछ MNAs हैं, आफ्ताब सिद्दीकी, और वो उनकी और हमारी एफर्ट अगर आप मिला लें, तकरीबन 27,000-28,000 राशन बैग्स हमने यहाँ से गवर्नर हाउस से बांटे हैं लोगों को, जिसमें एक पैसा भी हुकूमती नहीं है। अपने दोस्तों के से थ्रू हमने जमा करके और ये काम किया। और एक एक बंदे का ID कार्ड, डेट और डिलीवरी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ हमारे पास मौजूद है। परचेज़ का भी एक रसीद मौजूद है, इसकी भी दोनों आप मिला लें, ऑडिट कर लें, विल बी हैप्पी। I'm not government. Government is People's Party. People's Party के ने जो राशन बांटे, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि जी हमने ऐसे बांटे कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता ना चले, तो मेरा ख्याल है देयर इज़ समथिंग वेरी सीरियस अबाउट इट, बिकॉज ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये नूरुल आरफीन के लिए तो हो सकता है कि नूरुल आरफीन ने अगर किसी की मदद की हो तो एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को ना पता चले, एक कैमरामैन को दिया तो दूसरे कैमरामैन को ना पता चले कि सामने वाले की इज़्ज़त रह जाए। ये बात नूरुल आरफीन के लिए तो हो सकती है, हुकूमत वक्त के लिए ये इसका हिसाब देना है उनको कि आपने पैसा कहाँ से जमा किया था, फिर कहाँ से परचेज़ किया, किसको दिया,
यू हैव टू बी अकाउंटेबल। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि किसी को पता ना चले। अच्छा, मुझे याद आ रहा है सुबह फजर से लेकर के 7 बजे तक। सुनो, मुझे याद आ रहा है वो एक दफ़ा शुरू अर्ली डेज ऑफ शौकत खानम जब बन रहा था, तो एक साहब ने खड़े होकर पता नहीं 4 लाख 5 लाख रुपए का चेक दिया खान साहब को। तो वो बड़ा अच्छा, मैंने कहा यार बड़ी रकम आ गई 5 लाख रुपए। तो वो जब जाके देखा तो चेक तो पूरा बना हुआ था, साइन नहीं था उस पर। तो उनको कॉल किया स्टाफ ने शौकत खानम के, जी सर आप साइन करना भूल गए तो चेक लेकर आ जाएं साइन करने। उन्होंने कहा मैं असल में अपना नाम किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने दस्तखत नहीं की। तो नाजरीन, राशन किस तरह से बटा है, मेरा ख्याल है ये उद्दा आप पर खुल चुका होगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब से। सर, बहैसियत गवर्नर आप उन चीज़ों के भी यानी शायद हैं, करीब से देख रहे हैं जहां एक आम आदमी की एक्सेस नहीं है। सिंध हुकूमत ने कराची के अवाम के लिए अगर तो कोई रिलीफ फराहम किया है जो आप समझते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं हमने सड़कों का जाल बिछाया है, ये कह रहे हैं हमने फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया है। जाल तो बिछाया है लेकिन ज़मीन पे नहीं है, शायद वो कागज़ में कहीं रह गया है। आपने कहीं देखा कोई मेट्रो वगैरह बन गई है, कोई बसें वगैरह आई हैं, ट्रांसपोर्ट के जो रूट्स हैं वो पब्लिक के लिए कहीं उसमें आसानियाँ देखी हैं? नहीं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो मैं देख रहा था कि सिंध गवर्नमेंट जो करना चाह रही थी ट्रांसपोर्ट के लिए, ख़ासतौर से अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए, वो तो नहीं हो पाया। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ प्राइवेट कंपनियों ने शुरू किया यहाँ पे कराची में, आपने भी देखा होगा अर्बन ट्रांसपोर्ट का सिलसिला, जो बहुत जिसको पजीराई भी मिली, लोगों ने पसंद भी बहुत किया। आजकल वो कोविड के सिलसिले में वो भी बंद है। हमने वफाक ने एक मंसूबा यहाँ बनाने की कोशिश की है ग्रीन लाइन की, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर आज बसें हों तो हम उसको ऑन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और उसके स्टेशन बन गए, ITS का सिलसिला हो गया। हमारा एक छोटा सा एक फैसिलिटेशन एग्रीमेंट सिंध हुकूमत के साथ होना था, जो कल एग्जीक्यूट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इस पोजीशन में आ गए कि हम इसको टेंडर करें। ईद के फ़ौरन बाद हम इसको टेंडर करेंगे। और क्योंकि ये बसें ऑफ द शेल्फ नहीं है, ये मेड टू ऑर्डर हैं, वो इसलिए हैं कि ये पाकिस्तान का पहला सिस्टम होगा ट्रांसपोर्टेशन जिसके अंदर हम एक्सेस देंगे स्पेशल लोगों को। यानी अगर कोई व्हील चेयर पर है तो उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। एस्केलेटर्स पे व्हील चेयर कैरी करने का निज़ाम है, हुक्स हैं, वो कैरी करके ऊपर ले जाएंगे। और लो बसेस हैं, प्लेटफॉर्म हाई है, तो वो उसी अपनी व्हील चेयर रोल करके बस के अंदर चला जाएगा और उतर भी सकता है। इसी तरह हमने जो हमारे ब्लाइंड बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उनके लिए भी हमने गाइडेंस सिस्टम उसके अंदर रखा है कि वो उनको बग़ैर किसी मदद के वो ये काम कर पाएंगे। तो लिहाजा वो बसें मेड टू ऑर्डर हैं, जिनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरी ख्वाहिश है कि हम इसको जल्द से जल्द करें। वफाक ने इसके पैसे रिलीज़ कर दिए हैं हमारे पास। सिर्फ ये एक फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की वजह से हम रुके हुए थे, जो मैंने लास्ट वीक CM साहब को खुद कॉल करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको आपके पास है, कहीं शायद कोविड-19 के चक्कर में ये दब गया नीचे, तो इसको निकाल दें। तो कल वो हो गया है, तो इंशाल्लाह अब आपको टाइम फ्रेम मैं नहीं देता, पकड़ हो जाती है लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर फुल फ्लैज स्पीड से हम काम करेंगे। ईद के फ़ौरन बाद टेंडर्स इसके फ्लोट करेंगे। सर, आपके मुस्तकबिल पर भी कुछ शकूक व शुबहात कुछ लोगों को नज़र आ रहे थे। मेरे अपने प्रोग्राम में आजिज़ धामरा साहब ने कुछ गैर यकीनी सी बात की आपके मुस्तकबिल के हवाले से। उन्होंने कहा पहले अपने गवर्नर को तो वो उज़्मा कारदार साहिबा का रेफरेंस दे रहे थे, आप कहीं जा रहे हैं, कोई दूसरा चेहरा आ रहा है, और आप में क्या ऐब है और आने वाले में क्या हीरे मोती लाल जड़े, जो पीपल्स पार्टी को उसमें कोई ऐब नज़र नहीं आएगा? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिश ही कर सकते हैं, ख्वाहिश करें, शायद कभी पूरी हो जाए। लेकिन मैं अपनी जगह पे मजबूत हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वज़ीर आज़म का भरपूर भरोसा है मुझ पर, सदर पाकिस्तान का भी बहुत साथ है, भरोसा है। और जिन दोस्तों की ख्वाहिश है कि मैं कहीं चला जाऊं और वो यहाँ पे किसी और को शक्ल देखना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह मेरे जीते जी तो पूरी नहीं होगी। सर, ये मुझे बताइएगा, कराची ने एक तब्दीली का मुंह तो देखा,
MQM एलिमिनेट हुई, पीपल्स पार्टी अपनी जगह अभी फ़िलहाल तो है। अगले इलेक्शन में क्या आप सिनेरियो देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs भी हैं, MPAs भी हैं, अपोजिशन में भी आप उनको टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन सवाल का दूसरा रुख भी उसको कवर कीजिएगा। क्या आप लोगों की कराची के इतने सपूतों की मौजूदगी के बाद आप आरिफ अलवी साहब, अली जैदी साहब, असद उमर साहब, फैसल वाउडा साहब और दीगर जो लोग हैं, उसके बाद कराची के एक आम आदमी को जो ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा था वो मिला? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली जो कराची में हम करना चाहते थे वज़ीर आज़म साहब, वो उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी, या उस पेस पे नहीं हो पाया। अब उसकी वजूहत आपको पता है कि वो क्योंकि हर चीज़ में हमें सिंध गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ती है, उनकी परमिशन चाहिए होती हैं, तो कहीं ना कहीं मामला फंस जाते हैं। कराची वो वाहिद शहर है जिसके लिए वज़ीर आज़म ने NFC अवार्ड के ऊपर तकरीबन 142 अरब रुपया उन्होंने 162 अरब रुपया उन्होंने यहाँ पे कमिट किया कराची के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जो कि सिंध हुकूमत का ज़िम्मा था, वफाक का नहीं था, लेकिन वफाक ने उसको करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कराची को डिलीवर किया जाए चीज़ें। हमने अभी जो फ्लाईओवर्स और ये सारे खोले आपने देखे होंगे, वो बहुत बड़ी फैसिलिटी कराची के लोगों को मिली, लेकिन कराची के लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इससे, और वो ज़रूरियात भी बहुत ज़्यादा हैं जी। कराची क्योंकि इग्नोर बड़ा हुआ है। जी हाँ, माजी में कराची को दूध देने वाली गाय से ज़्यादा कुछ नहीं समझा गया और उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। कहाँ से कहाँ आ गया कराची, कचरे का ढेर बना दिया कराची को। कराची में जो बिल्डिंगों की पोजीशन है वो आपके सामने है, कभी कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कभी कोई बिल्डिंग गिर जाती है। SBCA के मामलात आप समझते हैं मुझसे बेहतर। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए वफाक के पास वो अथॉरिटी नहीं है जो वफाक करना चाहती है। वो SBCA को हम कुछ नहीं कह सकते, वाटर बोर्ड को हम कुछ नहीं कह सकते। हम जो सूबे के मामलात हैं उनको सिर्फ सूबे को एडवाइस करने की हद तक ही हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हैविंग सेड दिस, आपको मैं ये बताऊं कि कल की द इंडिपेंडेंट जो ब्रिटिश पेपर है उसकी रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी हो तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रेज़ किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के आने के बाद से पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पे उभरा है, और इमरान खान वो लीडर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अपने इलेक्शन के नारों को नारों तक नहीं रखा, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की अपनी कौम की फलाह के लिए। इज़ अ ग्रेट थिंग, बड़ी चीज़ है। तो खान साहब की नीयत पे, खान साहब की कोशिश पे मुझे कोई ज़रा बराबर शक नहीं है। मैं अपने ऊपर शक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे खान साहब की नीयत पे शक नहीं है कि वो करना चाहते हैं। और जब भी अल्लाह ने उन्हें ये मौका दिया कि वो अथॉरिटी के साथ सिंध में डिलीवर कर सकें, तो आपको नज़र आएगा विजिबल डिफरेंस। आपको क्या लग रहा है तकदीर आपको ये मौका कब देने वाली है? सिंध का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के पास ही अगले सेटअप में भी आप देख रहे हैं, या उसमें भी कोई सरप्राइज़ है? कहना मुश्किल है, लेकिन इमरान खान जिस शख्स का नाम है वो ही इज़ रेडी टू गिव सरप्राइजेस टू एनीवन। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं, उसमें कोई मुझे उनकी काबिलियत पे शक नहीं। और दूसरी बात, इस वक्त जो सिंध हुकूमत जिस तरह से मामलात को देख रही है, उसमें उनके लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस वगैरह आप शेयर करते रहते हैं उनके साथ, और जी, आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है? मैं करता हूँ। मेरी मुसलसल आपको शायद लोग समझते हैं कि हमारी कोई कुट्टी हुई है और बिल्कुल दूसरी तरफ मुँह किया हुआ है, ऐसा नहीं है। वज़ीर आला मेरे पास आते भी हैं, मशावरत भी करते हैं, अपनी चीज़ें भी बताते हैं। हम दोनों शायद डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं एक दूसरे की बात को समझने की। वज़ीर आला के अपने ख़यालात हैं, उनकी अपनी प्रोग्राम्स हैं, और मेरे पास अपने आइडियाज़ हैं, तो हम शेयर ज़रूर करते हैं। घंटों घंटों हमारी मुलाकात भी होती है, हम एक दूसरे को जो आइडियाज़ हैं वो शेयर भी करते हैं, डिफ़र भी करते हैं एट टाइम्स। और ज़ाहिर इख्तियार तो उनका है, फ़ैसला करना उनका हक़ है, लेकिन हमारी मशावरती अमल जो है वो जारी रहता है हमेशा। हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है लड़ाई कि हम एक दूसरे से बात भी ना करें। कोशिश हमारी होती है, मैं वज़ीर आला को भी कहा था और उन्होंने भी मुझसे बात की थी कि जो पॉलिटिकल बयानबाजी है, जो इस तरफ से वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हों या सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हों, वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पे हम सिंध की बेहतरी के लिए जो काम है, जिसमें उनको मेरी ज़रूरत होती है या मुझे उनकी ज़रूरत होती है, तो उसको हम
मिल के निकाल दें ताकि लोग सफ़र ना करें। सर, निदा फाजली साहब मुझे दोबारा याद आए, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। हुकूमतों का बदलना तो कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतें जो बदलता है वो समाज भी हो। रहेगी कब तलक वादों में क़ैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो। उम्मीद करता हूँ अगली दफ़ा जब आपसे मुलाकात होगी तो पाकिस्तान वाकई बदल चुका होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। कल इंशाअल्लाह ताला बशरते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।